सुनिए जब तक चीजें समझ में ना आ जाए, और कोई फिर भी आपका क्या डाउट है, पिंक लाइन से समझा दीजिए। हाँ, पिंक लाइन से ही सारा समझना है। देखिए, हम लोग नक्सलवाद को समझने की कोशिश कर रहे हैं तो इस पिंक लाइन से समझ आएगा। पिंक लाइन जो है वो अपरिवर्तनवादियों की लाइन है। मतलब ये लोग बिल्कुल चेंज नहीं चाहते। चेंज क्यों नहीं चाहते? इनका मानना ये है कि हजारों वर्षों में हमने जो स्टेटस पाया है सोसाइटी का, ये सबसे बेस्ट है जो पाया जा सकता है, क्योंकि परफेक्ट तो सोसाइटी कभी हासिल की ही नहीं जा सकती। ठीक है, तो ये जो बेस्ट हमने पाया है इसको हम खो ना दें, इसीलिए परिवर्तन की बात ही मत करो। ये जो वर्तमान स्थिति है इसको बचाओ। ठीक है ना? ये क्लियर हुआ? लेकिन आप जब इस गुलाबी लाइन से लेफ्ट की तरफ जाते हैं तो मैंने बताया कि परिवर्तन की इच्छा और प्रबल होती जाती है, क्योंकि वर्तमान स्थिति से असंतुष्टि उतनी ही बढ़ती जाती है। तो जब आखिरी बिंदु पे आप आ जाते हो, तो ये जो उग्रपंथी, चरमपंथी, अतिवादी होते हैं, ये समाज की वर्तमान स्थिति से बिल्कुल पूर्णतया असंतुष्ट होते हैं। इसके किसी किसी भी रीति रिवाज, परंपरा इत्यादि से पूर्णतया असंतुष्ट होते हैं, इसीलिए वो समाज को बिल्कुल बदल देना चाहते हैं। ठीक है? क्लियर हुआ? समझ में आया? तो ये समझ में आया आपको कि माओवादी क्या चाहते हैं, वामपंथी, चरमपंथी। इसमें देखिए एथिक्स की चर्चा होती है, हालांकि यहाँ बताने की आवश्यकता नहीं है। मैं इसलिए बता रहा हूं ताकि आप ये समझ सको कि हमारे यहाँ बहुत सारी जो कम्युनिस्ट पार्टियां हैं वो उग्रपंथी कैटेगरी में नहीं आती हैं। जैसे कुछ लोग बोलते हैं कि भाई सीपीआई बताइए सर, सीपीआई क्या माओवाद की कैटेगरी में आएगी? उत्तर है नहीं, सीपीआई नहीं आएगी। ठीक है, तो इसमें ये जो है, ये होते हैं समाजवादी। हालांकि लीनियर स्पेक्ट्रम में दिखाना थोड़ा मुश्किल होता है, वो पूर्णतया सही नहीं होता, लेकिन आंतरिक सुरक्षा के विषय की दृष्टि से इतना भी आपने अगर समझ लिया तो वो पर्याप्त है। ठीक है, क्लियर हुआ? हाँ, एक छात्र का अच्छा प्रश्न है कि सर एज अ आईपीएस ऑफिसर व्हाट चेंजेस इन द सोसाइटी वी शुड सपोर्ट। ये भी मैं आपको बताऊंगा। और ये जो होते हैं ये होते हैं साम्यवादी। साम्यवादी, इनको आप कम्युनिस्ट के नाम से ज्यादा जानते हैं, कम्युनिस्ट। ठीक है, और इनको जानते हैं आप सोशलिस्ट। क्लियर हुआ? समझ में आया? हाँ, फिगर इसीलिए बनाया ना मैंने, फिगर से ज्यादा क्लियर होता है। नहीं, कांग्रेस जो है वो आप कह सकते हैं, देखिए आप अगर बीजेपी और कांग्रेस की बात करना चाहते हैं तो लगभग स्थिति ये है। मैं यहां पर ड्रॉ कर देता हूं, ये कांग्रेस है, ये बीजेपी है। क्लियर हुआ? इसको सेंटर राइट या सेंटर लेफ्ट, तो लगभग वो मध्यम मार्गी ही होते हैं। थोड़ा सा उनका झुकाव जो है एक का राइट की तरफ होता है और एक का लेफ्ट की तरफ होता है। इसके अलावा देखिए बहुत सारे इसमें भिन्नताएं होती हैं। जैसे आप जितना लेफ्ट में जाते जाएंगे अंत में पहुंच जाएंगे। जो साम्यवादी होते हैं वो कैसा समाज स्थापित करना चाहते हैं कि जहां पर पूर्णतया समानता हो। ठीक है, पूर्ण समानता हो, एब्सोल्यूट इक्वालिटी, कोई ऊंच नीच ना हो, सबके पास बराबर हो, कोई अमीर गरीब नहीं, जितने संसाधन है वो सारे समाज का है, कम्युनिटी का है। ये क्लियर हुआ? उदारवादी भी ऐसा ही मानते हैं, मानव समानता में मानते हैं। लेकिन जो रूढ़िवादी होते हैं वो कहते हैं कि मानव समान नहीं है,
समाज में कुछ लोग सुपीरियर होते हैं, समाज में कुछ लोग ज्यादा कॉम्पिटेंट होते हैं, समाज में कुछ लोग ज्यादा मेहनती होते हैं। और ये सामान्यतः दृष्टिगोचर होता है जब आप अपने आसपास का समाज देखेंगे तो क्या आपने देखा है एक ही परिवार में एक ही कोख से जन्मे दो बच्चे, एक बच्चा आलसी और दूसरा मेहनती, है कि नहीं? देखा है आपने, ऐसा अनुभव किया है? हाँ। तो जब एक ही कोख से जन्मे बच्चे बराबर नहीं दिए प्रकृति ने, उनकी प्रवृत्ति, उनका चरित्र, मेहनत करने की क्षमता, उनका गुण अलग अलग दे दिया है, तो रूढ़िवादी कहते हैं कि एक बार के लिए मान ले कि हम सब समान हैं, पैदा हुआ समान है, लेकिन कुछ लोग जो है वो औरों से बेहतर हो जाते हैं क्योंकि वो ज्यादा अनुशासित होते हैं, ज्यादा डिसिप्लिन्ड होते हैं, ज्यादा मेहनती होते हैं, ज्यादा मेरिटोरियस होते हैं। आप में से भी जो लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, बहुत सारे लोग हैं, देखिए कुछ लोग 6 बजे आके लेक्चर अटेंड कर लेते हैं और कुछ लोग 6:30 बजे उठ रहे होते हैं। समझ में आया ना? कुछ लोग रात दिन मेहनत कर रहे हैं, इसको कहते हैं बर्निंग योर मिडनाइट ऑयल, एकदम डिसिप्लिन से चल रहे हैं, सुबह उठ के योगा करते हैं, सुबह उठ के एक्सरसाइज करते हैं, फिर पढ़ने बैठ जाते हैं, इस समय मैं न्यूज़पेपर करूंगा, इस समय मैं ये किताब पढ़ूंगी, ये सब्जेक्ट पढ़ूंगी, रोज का उन्होंने रूटीन बनाया हुआ है, इस समय मैं खेलूंगी भी, क्योंकि खेलने से भी बुद्धि जो है वो प्रखर होती है। और इस तरीके से पूरे एक एक दिन डिसिप्लिन से अंततः उनको सफलता प्राप्त हो जाती है। अच्छा, जिसको सफलता प्राप्त होगी वो अपने आप ही ऊंचा हो गया, है कि नहीं? क्लियर हुआ? तो ऐसा नहीं है कि जो रूढ़िवादी मानते हैं वो उसमें कोई असत्यता है या उसमें कुछ खराब है, नहीं। हाँ, उनके कुछ एस्पेक्ट जो है, जैसे कि एक छात्रा ने ये प्रश्न खड़ा कर दिया कि सर इतना धीरे बदलाव करेंगे तो समाज जो है, तो एक जो है तर्क ये भी तो आता है कि अगर इस स्तर पे ही कुछ लोगों ने ये बोलना शुरू कर दिया होता कि भाई ये बेस्ट है, ठीक है, अब कुछ करने की जरूरत नहीं, अब इसको जो है प्रिजर्व करो, तो हम ये वाला स्तर कैसे हासिल करते? फिर तो यहीं रुक जाते। ये क्लियर हुआ? ठीक है ना? अगर हम परिवर्तन को समर्थन ना करते तो समाज का जो प्रोग्रेस है वो रुक ही जाता। ठीक है? समझ में आया? हाँ, अच्छी बात है, आप जो है डेली टाइम से लेक्चर अटेंड करते हैं। देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है, आप सामान्य बुद्धि से भी सोच सकते हैं। जो रेगुलर लेक्चर अटेंड कर रहा है, ध्यान से सुन रहा है, निश्चित तौर पे वो औरों के निस्बत चीजों को ज्यादा बेहतर समझ पाएगा। अब आप आते ही हैं आधा घंटा निकलने के बाद, तो और फिर आके देखते हैं, अरे बाप रे! ये क्या डायग्राम बना दिया, ये क्या मकड़ जाल बुन दिया है सर ने, अब इसको कैसे समझा जाए? क्योंकि ये मकड़ जाल भी तो धीरे-धीरे बुना गया है, एक-एक चीज एक्सप्लेन करते हुए। तो शुरू से जो सुनते हैं उनको अच्छे से समझ आता है। ठीक है ना? ये तो मतलब कॉमन सेंस वाली बात है, मुझे बोलने की भी आवश्यकता नहीं पड़नी चाहिए। ठीक है? देखिए, एक प्रश्न है एक छात्र का कि सर आपने कहा कि साम्यवाद समानता लाने का प्रयास करते हैं, यानी सर संविधान में युक्ति युक्त समानता अर्थात आरक्षण। देखिए, आप ये कह सकते हैं कि जो संविधान के प्रावधान हैं, वो एक तरीके से सभी विचारधाराओं से प्रेरित है। हमारा संविधान जो है ना, वो एक ऐसा डॉक्यूमेंट है, अगर आप, हालाँकि डेमोक्रेटिक सोशलिज्म को हमने जो है अपनाया हुआ है, जो लोकतांत्रिक समाजवाद है। आप मुझसे पूछें कि भई ये लोकतांत्रिक समाजवाद कहाँ पड़ेगा? तो आप कह सकते हैं कि लगभग यहाँ, लेकिन ये लीनियर स्पेक्ट्रम में जो है, मैं निश्चित तौर पे ये नहीं कहूँगा कि यहाँ पड़ेगा, क्योंकि मुझे 2 डायमेंशन का स्पेक्ट्रम बनाना पड़ेगा, ये दिखाने के लिए कि ये लोकतांत्रिक समाजवाद कहाँ पड़ता है। ठीक है ना? जिसकी यहाँ पर जो है आवश्यकता नहीं है, इस विषय में आवश्यकता नहीं है।
लेकिन आप ये कह सकते हैं कि हमारे संविधान में जो है समाजवाद के कुछ गुण देखने को मिलते हैं। उसका जो संविधान का चरित्र है वो कुछ लेफ्ट की तरफ झुका हुआ दिखता है। हमारे यहाँ पर ना तो कैपिटलिज्म है, ना कम्युनिज्म है। शुद्ध कम्युनिज्म भी नहीं है, शुद्ध कैपिटलिज्म भी नहीं है, बीच का है। ठीक है? और वो ठीक है। ठीक है? इसलिए आप पाएँगे कि सरकारें जो हैं वो गरीब तबके के लिए भी बहुत कुछ करती है, जो पिछड़ा वर्ग है उसके लिए भी बहुत कुछ करती है, उसके साथ-साथ मेरिट को भी प्रमोट करती है। ऐसा नहीं है कि जिसने मेहनत की, उसने संपत्ति हासिल कर ली, तो उसकी सारी संपत्ति सरकार लेके और सब में समान रूप से बाँट देती है या सरकार निर्धारित करती है। यहाँ पर आप कितनी भी संपत्ति जोड़ सकते हैं, वैध तरीके से। हाँ, ये है कि उसमें समाजवाद की या साम्यवाद की झलक ये दिखती है कि जो ज़्यादा कमाता है, उसे टैक्स भी ज़्यादा देना पड़ता है, वो हायर ब्रैकेट में आता है। ठीक है ना? तो ये सारी चीज़ें हैं, इसकी हम यहाँ पर विस्तार से चर्चा नहीं करेंगे। लेकिन आप मुझे सिर्फ़ इतना बताइए कि जो है, ये समझ में आया कि ये नक्सलवादी और माओवादी क्या चाहते हैं? अच्छा, एक और चीज़ है कि नक्सलवाद और माओवाद में भी फ़र्क है। ठीक है? ये दोनों एक ही टर्म नहीं है। माओवाद की जो विचारधारा है, वो माओ से प्रेरित है, जो चीन के नेता थे, चीन के विचारक थे। नक्सलवाद भारत में नक्सलबारी और खरीबारी 1967 में जो नक्सलबारी और खरीबारी में स्थिति पनपी, वहां से निकल के नक्सलवाद की विचारधारा आती है। हाँ, आप क्या नहीं समझे? एक छात्र कह रहे हैं कि सर ये समझ नहीं आया, क्या समझ नहीं आया आपको? ठीक है, एक छात्र का ये कहना है कि शॉर्ट फॉर्म में एक बार सारा डायग्राम बता दो मोटा-मोटा। देखिए ध्यान से सुनिए, ये राजनीतिक स्पेक्ट्रम है। इसको मैंने इसलिए बनाया ताकि आपको ये समझ में आए कि हम वामपंथी चरमपंथ की बात करेंगे तो आपको ये पता होना चाहिए कि वामपंथी चरमपंथी क्या चाहते हैं। ठीक है? क्योंकि नक्सलवाद और माओवाद ये उग्रपंथी कैटेगरी में आता है। रेडिकल लेफ्ट साइड में एकदम एक्सट्रीम पॉइंट पे। तो आपको ये पता होना चाहिए कि वो चाहते क्या हैं। तो इस स्पेक्ट्रम से मैंने आपको बताया कि इस गुलाबी लाइन पे अपरिवर्तनवादी बैठे हुए हैं। ये बिल्कुल बदलाव नहीं चाहते। क्यों नहीं चाहते ये मैंने एक्सप्लेन किया। क्योंकि उनका ये मानना है हजारों सालों में हमने जो आज की स्थिति पाई है, ये स्थिति बेस्ट है, इतनी ही पाई जा सकती है, परफेक्ट सोसाइटी बनाई नहीं जा सकती। जो हमने हजारों सालों में आइडियाज को एक्सपेरिमेंट करके वर्तमान स्थिति पाई है, इसकी रक्षा की जानी चाहिए। इसमें कोई परिवर्तन नहीं लाना चाहिए, क्योंकि आप परिवर्तन लाएंगे तो संभवतः आप समाज को वर्तमान स्थिति से ज्यादा खराब कर देंगे, इसकी संभावना बनती है। तो आप परिवर्तन की बात ही मत कीजिए। इस लाइन से जब लेफ्ट की तरफ आप जाते हैं, जितना इससे दूर जाते जाएंगे, उतने ही वो लोग उतने असंतुष्ट होते हैं वर्तमान स्थिति से। उनका ये मानना है कि वर्तमान स्थिति ठीक नहीं है, इसमें सुधार होने की आवश्यकता है। जब आप बिल्कुल एक्सट्रीम बिंदु पे पहुंच जाते हैं, तो ये लोग सभी जो राजनीतिक विचारधारा वाले लोग हैं, उनसे ज्यादा बल्कि पूर्णतया वर्तमान स्थिति से असंतुष्ट होते हैं। वो वर्तमान स्थिति को पूर्णतया बदलना चाहते हैं, कुछ नया लाना चाहते हैं ताकि उनकी स्थिति सुधरे और उस परिवर्तन में वो सरकार को सबसे बड़ा बाधक मानते हैं, क्योंकि सरकार को वो अपरिवर्तनवादी स्टेटस कोइस्ट मानते हैं, जो अमीर को अमीर और गरीब को गरीब रखना चाहता है। इसीलिए माओवादी कहते हैं कि इस सरकार को ही उखाड़ फेंको। ये क्लियर हुआ? समझ में आया? ठीक है। माओवाद और नक्सलवाद में फर्क ये है कि नक्सलवाद की उत्पत्ति भारत में हुई। कहाँ हुई? बंगाल में हुई। कब हुई? 1967 में हुई। जगह का नाम क्या था?
तो वहां पर कुछ ऐसी स्थिति बनती है जिसकी वजह से इसका नाम नक्सलवाद पड़ गया, क्योंकि ये स्थिति नक्सलबाड़ी और खरीबाड़ी में पड़ती है। ये नक्सलबाड़ी और खरीबाड़ी कहाँ है? ये बंगाल में है। ये स्थिति क्या थी? ध्यान से सुनिएगा। आपको अगर माओवाद और नक्सलवाद शब्दों में क्या फर्क है, ये अगर समझना है, तो उस स्थिति को समझना होगा जहां नक्सलवाद की उत्पत्ति होती है। तो स्थिति को समझने के लिए थोड़ी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि आपको समझनी पड़ेगी। हमारे यहाँ पर देखिए, साम्यवाद की विचारधारा दी तो मार्क्स ने थी, लेकिन वो पेपर्स पे थी। उसका पहला इम्प्लीमेंटेशन रूस करता है 1917 की जो साम्यवादी क्रांति होती है उसमें। उस 1917 की साम्यवादी क्रांति के बाद भारत में भी कुछ लोग साम्यवाद से प्रेरित होते हैं। उनमें एक जो नेता थे, लीडर थे, वो थे एम एन रॉय। एम एन रॉय भारत में 1920 में कम्युनिज्म की नींव डालते हैं, साम्यवाद की नींव डालते हैं। हाँ, ये एक छात्रा कह रही है, सर आप कहाँ देख रहे हैं, हम वहां पर नहीं हैं। हाँ, ये जो है स्टूडियो चेंज है थोड़ा, इसमें कैमरे की स्थिति ठीक से मुझे दिखाई नहीं दे रही लाइट की चमक की वजह से। एक छात्रा का कंसर्न है, सर आप हमारी बात सुनते नहीं हैं। आप बताइए, आपकी तो बातें काफी सुनता हूं मैं, आपके प्रश्नों का काफी जवाब दिया मैंने। आपका क्या प्रश्न है वो बताइए। ठीक है। नहीं, मेरी कोशिश यही रहती है कि सभी छात्रों के प्रश्नों का उत्तर दूं, तो इस चीज को लेके खफा होने की आवश्यकता नहीं है। ये स्थिति मैंने आपको कई बार बताई है कि कई बार जो है प्रश्न ऊपर चला जाता है। एक प्रश्न है कि सर साम्यवाद और समाजवाद दोनों समझाइए। नहीं, मैं नहीं समझाऊंगा, क्योंकि ये जो विषय है ये आंतरिक सुरक्षा का विषय है और ये इस विषय से बाहर की बात है। ठीक है, आपको मैं इस आंतरिक सुरक्षा से संबंधित जो चीजें हैं उन प्रश्नों के उत्तर दूंगा। अब आप यहां बैठ जाएंगे कि सर आप निसार सैटेलाइट के बारे में बताइए, तो वो मैं नहीं बताऊंगा। ठीक है ना। आपको यहां पर नक्सलवाद और माओवाद समझना है, इतना ही समझना है। ठीक है, क्लियर हुआ। तो देखिए ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या है। 1920 में जब साम्यवाद की नींव पड़ती है, कम्युनिज्म की नींव पड़ती है। अब आप यहां देख सकते हैं कि कम्युनिज्म जो है वो उग्रपंथी के काफी नजदीक है, रेडिकल के काफी नजदीक है। आप देख रहे हैं ये कम्युनिज्म कहां है। हाँ, बिल्कुल सही बात है। वामपंथी त्वरित बदलाव नहीं चाहता है। वामपंथी विचारधारा तो उसमें कई चीजें आती हैं, जैसे कि उसमें समाजवादी भी आते हैं, उसमें उदारवादी भी आते हैं। वामपंथ मतलब लेफ्ट। लेफ्ट मतलब उनके कुछ सामान्य गुण हैं, जैसे कि नए विचारों के प्रति दिमाग खुला रखना, लोगों को, मानवों को समान समझना। ठीक है ना। कुछ गुण है ऐसे हैं, लेकिन अ, त्वरित बदलाव चाहते हैं उग्रपंथी, चरमपंथी, अतिवादी। और उसका कारण मैंने आपको बता दिया है। ठीक है। अब ध्यान से सुनिए। अ, आपके प्रश्नों पे मैं अभी ध्यान नहीं दे पाऊंगा, क्योंकि आपको चीजें समझा रहा हूं। आप प्रश्न को बाद में पूछिएगा। जब मैं आपसे कहूं कि प्रश्न पूछिए, तो आप प्रश्न पूछें, तो मैं आपके सभी प्रश्नों का उत्तर दे पाऊंगा। ठीक है ना। तो 1920 में साम्यवाद की जब नींव पड़ती है, तो यहाँ पर एक पार्टी की स्थापना होती है, उसको कहते हैं सीपीआई। मैं लिख देता हूं, सीपीआई, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। ठीक है। इसकी नींव कब रखी जाती है? 1920 में। किसके द्वारा? एम एन रॉय के द्वारा।
1920 से लेकर 1964 तक भारत में एक ही कम्युनिस्ट पार्टी होती है, वो होती है सीपीआई। क्लियर हुआ? लेकिन 1964 में सीपीआई में स्प्लिट होता है। कारण क्या होता है? 1962 का जो चीन का हमला होता है भारत पे, उस पे प्रश्न खड़ा होता है कि साम्यवादियों में, कम्युनिस्टों में, जो सीपीआई के मेंबर होते हैं कि भाई हम चीन का समर्थन करें भारत पे हमला करने के लिए या इसका समर्थन नहीं करें। तो ये जो सीपीआई है, ये इसके जो मेंबर्स होते हैं वो दो प्रकार के मेंबर्स में आप स्प्लिट कर सकते हो। एक जो रेडिकल होते हैं और एक जो मॉडरेट होते हैं। ये जो मॉडरेट होते हैं, ये कांग्रेस के साथ कोलैबोरेट करते हैं। ज्यादातर साम्यवादी कांग्रेस को जो है, आपने दो टर्म सुने होंगे, काफी प्रसिद्ध टर्म है। एक तो प्रोलेटेरिएट और एक बोर्जुआ। बोर्जुआ मतलब पूंजीपति और प्रोलेटेरिएट मतलब जो दरिद्र है, जैसे कि वर्कर्स। ठीक है, समझ में आया? तो जब हमें आजादी मिली और कांग्रेस के नेतृत्व में मिली और कांग्रेस की जब सरकारें स्थापित हुई, तो साम्यवादियों ने यह कहा कि हमें सच्ची आजादी नहीं मिली है, क्योंकि वो कांग्रेस को पार्टी ऑफ बोर्जुआ, पूंजीपतियों की पार्टी मानते थे। उनका यह मानना था कि समाज अभी भी गुलाम है। ठीक है ना? लेकिन बाद में जो मॉडरेट होते हैं वो कांग्रेस के साथ जो है कोलैबोरेट करते हैं, तो रेडिकल जो है वो गुस्सा हो जाते हैं। वो कहते हैं कि ये जो कम्युनिस्ट हैं, ये नाम के कम्युनिस्ट हैं, ये जो मॉडरेट कम्युनिस्ट हैं सीपीआई के, ये नाम के कम्युनिस्ट हैं। इनको देखो, ये लोग तो जो है पूंजीपतियों की जो पार्टी है कांग्रेस, उसके साथ कोऑपरेट करना चाहते हैं, कोलैबोरेशन में चलना चाहते हैं। ये कैसे साम्यवादी हैं? तो ये जो रेडिकल होते हैं, जब 1962 का हमला होता है चीन का, तो ये सोचते हैं कि चीन क्या करेगा? चीन भारत को परास्त करके और सत्ता जो है वो साम्यवादियों के हाथ में दे देगा। तो सीपीआई में दो फैक्शन होते हैं। एक फैक्शन जो है वो चीन का विरोध करता है और दूसरा फैक्शन ये कहता है कि हम चीन का समर्थन करते हैं। आप कल्पना कीजिए कि चीन हम पर हमला करता है और हमारे ही कुछ लोग चीन का समर्थन करते हैं, उस हमले का समर्थन करते हैं, इस आस में कि जो चीन में हुआ, कम्युनिस्टों का शासन स्थापित हुआ, वैसा ही शासन कम्युनिस्टों का स्थापित करने में, क्योंकि ये तो मानते ही नहीं थे कि हमें सच्ची आजादी मिली है, क्योंकि उनका मानना था कि सच्ची आजादी नहीं मिली है, तो पूंजीपतियों की पार्टी है जो रूल में आ गई। तो समाज में जो असमानता है ये ऐसे ही बनी रहेगी, क्योंकि ये तो पूंजीपतियों की पार्टी है। ये समझ में आया आपको? रेडिकल ऐसा मानते थे। तो इसी बात को लेकर फिर लीडरशिप को लेकर सीपीआई में स्प्लिट होता है। 1964 में दो पार्टी रह जाती हैं, सीपीआई और सीपीआई एम। देखिए, इसी सीपीआईएम के एक बहुत बड़े नेता हुए ज्योति बासु। मॉडरेट और रेडिकल में कौन चाइना का सहयोग करते हैं? रेडिकल चाइना का समर्थन करते थे, रेडिकल जो फैक्शन है, क्योंकि रेडिकल कभी भी कांग्रेस जैसी पार्टी के साथ कोलैबोरेट नहीं करना चाहेंगे। क्लियर हुआ? ये मैं आपको पृष्ठभूमि इसलिए दे रहा हूं ताकि आपको ये पता चले कि नक्सलवाद का उदय नक्सलबाड़ी में कैसे हुआ और वो जो नक्सलवाद है वो माओवाद से भिन्न कैसे है, और बाद में नक्सलवाद और माओवाद दोनों को एक ही क्यों माने जाने लगा। ये क्लियर हुआ? तो इसको ध्यान से सुनिएगा। तो कहने का मतलब ये है कि मॉडरेट वालों की तो सीपीआई रह गई और मॉडरेट का मतलब कि उन्होंने वर्तमान स्थिति को अपना लिया था। वो ये मानते थे कि ठीक है, हम साम्यवादी पॉलिसी लाने की कोशिश करेंगे, लेकिन जो कांग्रेस में लेफ्टिस्ट एलिमेंट्स हैं, उनके सहयोग से, तो हमें कांग्रेस के साथ सहयोग करने में कोई दिक्कत नहीं है। बात समझ में आ गई?
जो रेडिकल थे उन्होंने सीपीआईएम बनाया, ठीक है, 1964 में ये स्प्लिट हुआ। इस सीपीआईएम की 1965 में 1965 में ध्यान दीजिएगा, सीपीआईएम के जो ज्योति बासु थे, एक कोalition गवर्नमेंट बनती है वेस्ट बंगाल में। कोalition गवर्नमेंट आप समझते हैं ना, कई पार्टियों से मिलके, उसमें एक पार्टी सीपीआईएम भी थी। तो सीपीआईएम के जो लीडर थे ज्योति बासु, वो काफी प्रसिद्ध लीडर रहे हैं, आपने शायद नाम ना सुना होगा, ठीक है। हाँ, गठबंधन सरकार, कोalition गवर्नमेंट बनती है, जिसमें ज्योति बासु जो है वो डिप्टी सीएम बनते हैं, डिप्टी चीफ मिनिस्टर, और साथ ही साथ होम मिनिस्टर भी। स्टेट के भी होम मिनिस्टर होते हैं ना। ये क्लियर हुआ, समझ में आया? तो ये दोनों कार्यभार वो ज्योति बासु को मिलता है। ज्योति बासु किस पार्टी के थे? सीपीआईएम। क्लियर हुआ? जब वो डिप्टी सीएम बनते हैं और होम मिनिस्ट्री उनके अंडर आती है, तो कम्युनिस्टों को, खासकर जो रेडिकल कम्युनिस्टों हैं, उनको एक जो है ऐसा लगता है कि भाई अब हमारी सरकार शक्ति में है, अब हम जो लैंडलॉर्ड हैं, जिन्होंने जो है भाई ब्रिटिश काल से ही वो पॉलिसी चली आ रही है, ठीक है, जो लैंडलॉर्ड किसी छोटे किसान को डेट ट्रैप, ऋण की एक जो है नकारात्मक साइकिल में फंसा लेते हैं और फिर उनकी जमीनें हड़प लेते हैं। ये बात चल रही है वेस्ट बंगाल की बेटा, ठीक है, ये मैंने आपको बताया है। हाँ, साहूकार आप कह सकते हैं या आप जमींदार कह सकते हैं। जमींदारी प्रथा जो है वो ब्रिटिश काल से चली आ रही है, और जो छोटे किसान हैं वो जब ऋण लेते हैं तो उस पर ब्याज बहुत ज्यादा लगाया जाता है। इस तरीके से वो ऋण के कुचक्र में फंस जाता है कि नहीं, विशियस साइकिल में फंस जाता है। तो ऐसे कर करके जमींदारों ने काफी जमीनें जो है वो इकट्ठी कर ली थी, तो गरीब व्यक्ति के पास। तो जब ये ज्योति बासु पावर में आते हैं तो कम्युनिस्टों को ये लगता है कि अब ये हमारी सरकार है, अब हम इनको मजा चखाएंगे, तो उन्होंने हिंसा शुरू कर दी, और ये हिंसा शुरू होती है नक्सलबाड़ी और खरीबाड़ी में। ये क्लियर हुआ, समझ में आया इतना? ठीक है। अब देखिए 1967 में एक इंसिडेंट होता है। 1967 में कहां पर इंसिडेंट होता है? ये होता है नक्सलबाड़ी और खरीबाड़ी। विमल किसान नाम का एक व्यक्ति, जिसकी जमीन किसी जमींदार ने ले ली होती है और उसको उस जमीन से बाहर निकाल दिया होता है क्योंकि उसके ऊपर काफी ऋण होता है, वो कोर्ट में जाता है। कोर्ट में जाके ये कहता है कि मैं ऋण चुकाऊं तो कैसे चुकाऊं, मेरी तो जमीन जो है, मुझे वो जमीन बोने नहीं दी जा रही है, उस जमीन पे मुझे काम नहीं करने दिया जा रहा है। तो वो कोर्ट में जाके ये प्रार्थना करता है कि आप मुझे वो जमीन जो है वो बोने दें, मुझे वो जमीन बोने की आज्ञा दें, ऑर्डर करें। और कोर्ट जो है वो बिमल किसान के फेवर में ऑर्डर कर देती है। अब वो कोर्ट ऑर्डर लेके आता है और उस जमीन में, जहां पर जमींदारों ने उसको जाने से मना किया था, उस जमीन में जाके जोतता है। इस बात को आप ध्यान से सुनिएगा। तो दो चीजें जो है, एक तो 1965 में जो गठबंधन की सरकार बनती है जिसमें ज्योति बासु को बहुत महत्वपूर्ण पद मिलता है, जो खुद सीपीआईएम के मेंबर, सीपीआईएम किसने बनाई थी? जो रेडिकल फैक्शन था सीपीआई का, उन्होंने बनाई थी। तो ये जो कम्युनिस्ट होते हैं, इनको ये लगता है कि अब तो ज्योति बासु जो है वो डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं और होम मिनिस्टर हैं। हाँ, एक छात्रा का प्रश्न है कि सर कानू सान्याल और चारू मजूमदार कौन थे? कानू सान्याल और चारू मजूमदार ही वो व्यक्ति थे जिनको
ज्योति बासु पावर में आने के बाद ये लगा कि अब हम कुछ भी कर सकते हैं। हम इन जमींदारों को, इन साहूकारों को छोड़ेंगे नहीं। वो हिंसा करते हैं उनके प्रति और उनके जो रिसोर्सेस होते हैं उनको छीन लेते हैं। पुलिस जब इंटरवीन करती है तो वो पुलिस से भी नहीं डरते, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि हमारा ही व्यक्ति पावर में बैठा है, हमारा ही व्यक्ति गृह मंत्री है, हमारा ही व्यक्ति डिप्टी चीफ मिनिस्टर है। अब हम इनको बताएंगे कि प्रोलेटेरिएट की क्या ताकत होती है, दरिद्र की क्या ताकत होती है। ये समझ में आया आपको? वो इस मूवमेंट को लीड करते हैं। क्लियर हुआ? समझ में आया? नहीं, चाइना हमारा मित्र कैसे था भाई? चाइना के साथ मित्रता तो जो है 1957 के बाद ही धूमिल होती चली गई। 1962 में जब युद्ध हुआ उसके बाद मित्रता बिल्कुल खत्म हो गई। ठीक है, यहां तक क्लियर हुआ आपको? समझ में आया? अब ध्यान दीजिएगा, कानू सान्याल और चारू मजूमदार जो है, जब इन्होंने ये हरकत की तो उम्मीद तो ये की थी कि जो ज्योति बासु हैं वो उनका साथ देंगे। हाँ, एक प्रश्न जो है एक छात्रा ने किया है, जिनकी ये भी शिकायत रही है कि हम उनकी सुनते नहीं हैं। उनका प्रश्न है कि सर क्या फिर ज्योति बासु उन्हें सपोर्ट करते हैं? इसका उत्तर है नहीं। कारण क्या है कि ज्योति बासु एक बुद्धिमान व्यक्ति थे। उनका कहना ये था कि सीपीआईएम के जो रेडिकल थे, जिसमें ज्योति बासु भी एक थे, लेकिन ज्योति बासु जो है अपनी बुद्धि भी लगाते थे, वो किसी के विचारधारा को ब्लाइंडली फॉलो नहीं करते थे। ज्योति बासु का ये कहना था कि ये जो रेडिकल है, जो ये बोलते हैं कि माओ हमारा चेयरमैन है, चाइना का चेयरमैन हमारा चेयरमैन है, मैं उस विचारधारा से सहमत नहीं हूं। क्योंकि भारत की अपनी विचारधारा रही है, भारतीय विचारकों के अपने विचार रहे हैं। और ज्योति बासु का ऐसा मानना था कि माओ ने जो मार्क्स का इंटरप्रिटेशन किया वो गलत किया, त्रुटिपूर्ण था। तो ज्योति बासु जो है इस एक्शन से जो है सहमत नहीं थे, जो कानू सान्याल और चारू मजूमदार ने किया। क्योंकि उनकी सीधी लड़ाई किससे हो गई थी? पुलिस के साथ हो गई थी। स्थिति कुछ ऐसी थी कि ये बिमल किसान जो है अपनी जमीन को बोने जाता है और लैंडलॉर्ड जो है उसको रोकते हैं, जबकि उसके पास कोर्ट का आदेश होता है, और उसके साथ मारपीट करते हैं। तो ये जितने भी आदिवासी होते हैं, जितने भी वंचित वर्ग होता है, ये अपनी एक जो है कानू सान्याल और चारू मजूमदार के साथ मिलके, जो ऐसे नेता थे जो ये मानते थे कि पश्चिम बंगाल में अब जो है कम्युनिस्टों की सरकार है, ज्योति बासु ऊंचे पद पे बैठे हुए हैं और पुलिस कुछ नहीं करेगी, अब हम इनको बताएंगे कि ताकत क्या होती है। तो उस स्थिति से कहीं पर भी अगर बड़ी हिंसा होगी तो निश्चित तौर पे सरकार इंटरवीन करेगी। आप समझ रहे हैं? सीपीआई का फुल फॉर्म है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। तो सरकार जब इंटरवीन करती है, पुलिस जब इंटरवीन करती है, तो पुलिस को भी नहीं छोड़ते। पुलिस के साथ भी जो है वो वैसा ही व्यवहार करते हैं। तो तब जो है ज्योति बासु एक टफ डिसीजन लेते हैं। तो आप देखिए लड़ाई कैसे बदलती है। लड़ाई थी जमींदारों और आदिवासियों की आपस में। लेकिन जब वो लड़ते हैं, हिंसा होती है, बड़ी संख्या में मारे जाते हैं और सरकार इंटरवीन करती है उस हिंसा को रोकने के लिए। और स्वाभाविक है कि किसी भी क्षेत्र में आप देखेंगे तो जो ताकतवर लोग होते हैं, जो पैसे वाले लोग होते हैं, सरकार का हथौड़ा जो है उन पर थोड़ा हल्का पड़ता है, और जो गरीब होता है उसको ऐसा लगता है कि सरकार का हथौड़ा हम पर ज्यादा भारी पड़ता है। तो ये आदिवासी ये सोचने लगते हैं कि ये जो सरकार है ये हमारी सरकार नहीं है, ये इन पूंजीपतियों की सरकार है, ये इन जमींदारों की सरकार है, ये इन साहूकारों की सरकार है। और ये जो लड़ाई आदिवासी और साहूकारों के बीच में थी, ये लड़ाई परिवर्तित हो जाती है आदिवासी और सरकार के बीच में। ये क्लियर हुआ? समझ में आया?
देखिए, एक प्रश्न है छात्र का कि ज्योति बासु ने चाइना का कैसे समर्थन किया? देखिए, चाइना का समर्थन नहीं किया। यही तो मैं आपको बता रहा हूं कि वो नहीं करते थे चाइना का समर्थन। उनका ऐसा मानना था कि हमें अंधे तरीके से किसी विचारधारा को फॉलो नहीं करना चाहिए। जैसे कि वो इस चीज को लेके आलोचक थे कि माओ ने जो मार्क्स का इंटरप्रिटेशन किया, मार्क्सवाद का, वो इंटरप्रिटेशन त्रुटिपूर्ण है। ज्योति बासु ऐसे मानते थे, क्योंकि ज्योति बासु जो है वो एक बुद्धिजीवी भी थे, इंटेलेक्चुअल थे। बात समझ में आई? उनका मानना था कि मार्क्स का इंटरप्रिटेशन हम करेंगे, और इनका जो ये कहना है कि चाइना का चेयरमैन माओ हमारा भी चेयरमैन है, ये बात मुझे स्वीकार्य नहीं है। और यही कारण है कि जब ये लड़ाई आदिवासियों के बीच और सरकार के बीच हो जाती है, परिवर्तित हो जाती है, इस लड़ाई को लीड करते हैं कानू सान्याल और चारू मजूमदार, तब ज्योति बासु यह निर्णय लेते हैं कि ये जो हिंसा है इसे रोकना जरूरी है। तो ज्योति बासु जो है उनके इन कृत्यों को समर्थन नहीं करते, और सीपीआईएम की जो कोलिशन में सरकार बनी थी, वो सरकार इस नक्सलबाड़ी में उठे हिंसा को सप्रेस करती है। तो ये स्थिति में जो है नक्सलवाद की उत्पत्ति होती है, नक्सलवाद का उदय होता है। यहाँ मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि बाद में जब सरकार कदम उठाती है तो 1971 तक, 1971 तक ये जो नक्सलवाद शुरू हुआ नक्सलबाड़ी से, उसको पश्चिम बंगाल में दबा दिया गया। लेकिन दुर्भाग्यवश क्या हुआ कि इसके जो बीज हैं वो भारत में कई जगह फैल गए। ये क्लियर हुआ आपको? समझ में आया? अब इस बात पे, इसको एक ध्यान से सुनिएगा, इस बात पे 1969 में, क्योंकि जब सीपीआईएम सरकार में बैठते हुए, ज्योति बासु सरकार में बैठते हुए जो कम्युनिस्ट हैं उनके विरुद्ध एक्शन लेते हैं, उनके हिंसा के विरुद्ध एक्शन लेते हैं, तो वो सीपीआईएम से अलग हो जाते हैं और वो एक पार्टी का गठन करते हैं जिसका नाम है सीपीआईएमएल, मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट। सीपीआईएमएल पहले जो है वो हिंसा करती थी, आज वो जो है पॉलिटिकल इलेक्शन और इन सब में पार्टिसिपेट करती है। आज वो अ, आतंकवादी संगठन नहीं है या उग्र संगठन नहीं है। उग्र होगा भी तो प्रत्यक्ष रूप से किसी हिंसा में भाग नहीं लेती है, लेकिन उस समय वो भाग में लेते थे। ये क्लियर हुआ कि सीपीआईएमएल का गठन किस स्थिति में होता है। जो सीपीआईएम के जो रेडिकल होते हैं वो सीपीआईएम के मेंबर्स को, खासकर ज्योति बासु और जो उनका समर्थन करते थे, उनको ये कहते हैं कि अब ये कम्युनिस्ट नहीं रहे, इनको सत्ता प्राप्त हो गई, ये भी पूंजीपतियों की तरह, ये भी साहूकारों की तरह सोचने लग गए, ये कम्युनिस्ट नहीं रहे। अब समय आ गया है जब हम इनसे अपना रास्ता अलग कर लें। तो जो रेडिकल ने रास्ता अलग किया, उससे सीपीआई एमएल की स्थापना हुई। ये क्लियर हुआ? समझ में आया? ठीक है। अच्छा, एक चीज आप मुझे बताइए कि अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई नक्सलबाड़ी में जो स्थिति पनपी उसका मूल कारण क्या था, तो क्या आप बता सकते हैं कि मूल कारण क्या था कि नक्सलबाड़ी में हिंसा क्यों हुई? उसका मूल कारण क्या था? सोच के इसका उत्तर दीजिए। हाँ, बहुत अच्छा। जमीन, जमींदार, बहुत बढ़िया। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि ये जो नक्सलवादी, अगर शुद्ध नक्सलवादी की बात की जाए, जो नक्सलबाड़ी में स्थिति पनपी उससे जो उपजे, नक्सलवादियों की डिमांड क्या है? क्या नक्सलवादियों की डिमांड है कि इस सरकार को ही उखाड़ फेंको, या नक्सलवादियों की डिमांड ये है कि भाई हमारी जमीनें हमें दे दो, और जो स्वतंत्रता के बाद सबको एक खुशी मिली है, सबको एक अपॉर्चुनिटी मिली है, हमें भी ये अपॉर्चुनिटी मिले, हमारी जमीन हमें दे दो,
सरकार जो भी हो, जमीन वापस कर दो। नक्सलवाद और माओवाद में मुख्य अंतर यही है। शुद्ध तरीके आज अंतर नहीं माना जाता, 2004 के बाद दोनों को एक ही माना जाता है, इसलिए वामपंथी चरमपंथ की बात की जाती है, जिसमें दोनों आ जाते हैं, नक्सलवाद और माओवाद। आंतरिक सुरक्षा के लिटरेचर में जो है इसको लेफ्टिस्ट एक्सट्रीमिज्म बोला जाता है, जिसमें दोनों आते हैं। लेकिन नक्सलवादियों की डिमांड ये नहीं थी कि सरकार को उखाड़ फेंको, इस सिस्टम को उखाड़ फेंको, जबकि माओवादियों का मुख्य उद्देश्य होता है उस सरकार को उखाड़ फेंकना। पावर फ्लोज थ्रू द बैरल ऑफ द गन। ये क्लियर हुआ? नक्सलवादियों को तो सिर्फ और सिर्फ अपनी स्थिति सुधारने से मतलब था। उनका जो अधिकार था वो उनको प्राप्त हो जाए, उन्हें सिर्फ इससे मतलब था। और यही कारण है कि बाद में जो है बहुत सारे नक्सलवादी जो है हथियार डाल के और चुनाव भी लड़ते हैं। चुनाव लड़के वो पार्लियामेंट में भी जाते हैं, असेंबलीज में भी जाते हैं। ये क्लियर हुआ? ये समझ में आया कि माओवाद और नक्सलवाद में क्या फर्क है? ठीक है। अब एक और बात ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि ये भी जानना जरूरी है ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में, तब हम जो है जो वर्तमान में स्थिति है उसकी चर्चा करेंगे कि किस तरीके से ये खतरा बना। अब 1969 में सीपीआईएमएल बनती है। उसके बाद जो ये कम्युनिस्ट मूवमेंट होता है, इसका स्प्लिटिंग फेज शुरू होता है, मतलब कि विघटन का। सीपीआईएमएल में से कई पार्टियां बनती हैं, जैसे सीपीआईएमएल न्यू डेमोक्रेसी, जैसे सीपीआईएमएल लिबरेशन, जैसे सीपीआईएमएल पीपल्स वॉर ग्रुप। रेडिकल और मॉडरेट के बीच में मतभेद आते जाते हैं, कई बार नेतृत्व को लेके मतभेद आते जाते हैं, वो अपनी अलग पार्टी बना लेते हैं। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि जब किसी पार्टी का विघटन होता जाता है मतभेदों के कारण, तो वो मूवमेंट सुदृढ़ होता है या वो मूवमेंट की शक्ति घट जाती है, उसकी जो इफेक्टिवनेस है वो घट जाती है? तो आप क्या बताएंगे? कमजोर हो जाती है। बहुत अच्छा। तो सामान्य बुद्धि लगाएंगे तो सारे टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आएंगे। तो एक चीज समझ लीजिए कि 1964 से लेके 1964 में पहला स्प्लिट होता है और 1990 के दशक तक इसको बोला जाता है स्प्लिटिंग फेज, फेज ऑफ कम्युनिस्ट मूवमेंट। जहां पर जो है पार्टीज का विघटन होता है, ये अलग थलग हो जाते हैं। देखिए, ऐसा कहा जाता है, कहावत भी है कि एकता में शक्ति होती है। ये आप जानते हैं ना, एकता में शक्ति होती है। और जब आप अलग अलग होते जाते हैं तो आप कमजोर होते जाते हैं। क्लियर हुआ? ये समझ में आया आपको? तो ये जो स्प्लिट हुआ, इसमें देखिए स्प्लिट कैसे हुआ कि स्प्लिट होता गया, एक फैक्शन रेडिकल, ज्यादा रेडिकल होता गया और दूसरा फैक्शन मॉडरेट होता गया। तो दूसरा फैक्शन जो है वो पॉलिटिकल प्रोसेस को ज्वाइन करता गया। ये क्लियर हुआ? समझ में आया? ठीक है। तो इस विघटन से एक पार्टी निकली, उसको कहते हैं सीपीआई एमएल पीपल्स वॉर ग्रुप। ये पार्टी रेडिकल्स की पार्टी थी। तो अंततः स्प्लिट होता गया और अंततः बहुत सारे फैक्शन बने। सीपीआई न्यू डेमोक्रेसी आया, उसने पॉलिटिकल प्रोसेस ज्वाइन कर लिया। सीपीआईएमएल लिबरेशन आया, उसने पॉलिटिकल प्रोसेस ज्वाइन कर लिया। ठीक है ना? क्लियर हुआ? यहां तक समझ में आया? इसका फुल फॉर्म क्या है? आपको देखिए इसी तरीके से याद करना है
आपको इसकी हिंदी नहीं करनी है, ठीक है ना, आपको सीपीआई एमएल पीपल्स वॉर ग्रुप ही लिख के आना है। पीडब्ल्यूजी जो है वो पीपल्स वॉर ग्रुप है, पीपल्स वॉर ग्रुप। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट, ये इसका फुल फॉर्म, ठीक है। पीडब्ल्यूजी है वो पीपल्स वॉर ग्रुप। हाँ, देखिए एक प्रश्न है छात्र का कि सर ये जो सब पार्टी है आप समझाने के लिए बता रहे हैं या एग्जाम में के लिए भी इंपॉर्टेंट है? यदि है तो कहां पर इसका मेंशन करेंगे? देखिए इसका मेंशन आप करेंगे जब आप सीपीआई माओइस्ट का गठन किन दो पार्टीज के मर्जर से हुआ 2004 में, क्योंकि ये जो नई पार्टी बनी सीपीआई माओइस्ट, ये हमारी आंतरिक सुरक्षा के लिए सबसे बड़ा खतरा बनी। तो मैं आपको ये ऐतिहासिक पृष्ठभूमि इसलिए बता रहा हूं कि जो है ताकि आपको ये समझ में आए कि किस फेज में जो माओवाद है वो इतना शक्तिशाली बन गया कि जो है हमारे प्रधानमंत्री को ये बात बोलनी पड़ी कि आंतरिक सुरक्षा के लिए सबसे बड़ा खतरा माओवाद है। ठीक है, क्लियर हुआ? ठीक है, अब ध्यान से सुनिएगा। ये जो स्प्लिटिंग फेज था इससे एक और रेडिकलों की पार्टी बनी, उसको कहते हैं एमसीसी, माओइस्ट कम्युनिस्ट सेंटर, माओइस्ट कम्युनिस्ट सेंटर एमसीसी। तो यहां मैं लाल रंग से इन दो ग्रुप को एनसर्कल कर रहा हूं ताकि इन पर आपका ध्यान फोकस हो। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा। माओ जडोंग का एक वक्तव्य है गुरिल्ला युद्ध को लेकर, मैंने शायद आपके साथ पहले भी इसको शेयर किया है। माओ जेडोंग का मानना यह था, माओत्सुंग का मानना यह था कि गुरिल्ला गुरिल्ला मतलब गुरिल्ला योद्धा, जो आप कह सकते हैं एक तरीके से अगर भारत के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो अ, नक्सलवादी या माओवादी। तो जो गुरिल्ला योद्धा है वो कैसा होना चाहिए? वो मछली की तरह होना चाहिए। जैसे मछली पानी में चलती है वैसे ही गुरिल्ला समाज में चले। अच्छा, एक जो प्रश्न खड़ा होता है कि मान लो कि गुरिल्लाओं की संख्या कम हो जाए दुश्मन से लड़ते लड़ते, तो माओ कहते थे कोई चिंता की बात नहीं, जब सही तापमान होगा तो मछलियों की संख्या अपने आप बढ़ेगी। When the temperature will be right, fishes will breed. Gorilla should be like a fish moving in the water. When there will be right temperature of the water, no matter how less the fishes will breed. तो यहां पर जो माओ है वो किस तापमान की बात कर रहे हैं? वो राजनीतिक तापमान की बात कर रहे हैं। अब ये राजनीतिक तापमान कैसे बदलता है? तो 1990 के दशक में आपको पता होगा कि भारत में एलपीजी रिफॉर्म्स आया था, आपने सुना होगा। हाँ, एलपीजी रिफॉर्म्स। अब मैं आपसे पूछूं कि बुद्धि लगा के बताइएगा, एलपीजी रिफॉर्म्स भारत को कैपिटलिज्म की तरफ ले गया या सोशलिज्म की तरफ ले गया? कैपिटलिज्म की तरफ ले गया, बिल्कुल सही बात है। सोशलिज्म से दूर ले गया।
और कम्युनिज्म से तो काफी दूर ले गया। तो 1990 के दशक में जो है भारत में एक कंसर्न है एक स्टूडेंट का, सर 1967 के बाद वाला सब गोल गोल हो गया, कौन किसके साथ रहा पता नहीं चल रहा, बहुत कोशिश की समझने की, प्लीज सर मुझे बता दीजिए, नहीं तो मेरा माइंड वहीं घूमता रहेगा। आपको 1967 के बाद सिर्फ एक ही घटना याद रखनी है, 1969 वाली, जब सीपीआई एम का फिर से स्प्लिट होता है और सीपीआई एमएल का गठन होता है। उसके बाद मैंने आपको ये बताया कि 1969 से लेकर और 1990s, अर्ली 1990s, ठीक है, 1990 के दशक जब शुरू हुआ तब तक ये स्प्लिटिंग फेज, स्प्लिटिंग का मतलब होता है कि एक पार्टी का विघटन होता जा रहा है, ठीक है, एक नई पार्टी बन जा रही है, फिर उसमें जो है मतभेद पैदा हो जाते हैं, फिर उस कोई और नेतृत्व के चक्कर में कुछ और पार्टी बना लेता है, ठीक है ना। तो ऐसे स्प्लिट करते करते बहुत सारी पार्टियां बनी, उन पार्टियां का नाम आपको याद नहीं करना, ठीक है ना। और मैंने आपसे पूछा कि उससे कम्युनिस्ट मूवमेंट जो है वो कमजोर पड़ा कि शक्तिशाली बना, तो आपने सामान्य बुद्धि लगा के बताया कि भाई अगर कोई चीज का विघटन होगा तो निश्चित तौर पे वो कमजोर पड़ती है चीज, ठीक है। ये मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि बाद में ये पार्टी फिर से साथ में आती है, लेकिन मैं आपको ये समझा रहा हूं कि कौन सी स्थिति में, जो माओ राजनीतिक तापमान की बात कर रहे हैं, वो तापमान कैसे जनरेट हुआ कि ये जो कम्युनिस्ट पार्टियां हैं, खासकर रेडिकल पार्टीज हैं, ये साथ में आ गई, शक्तिशाली संगठन का की स्थापना हुई। उस संगठन के बारे में विस्तार से चर्चा करूंगा मैं, ठीक है, लेकिन इतना ही आपको समझना है। ये समझ में आया? क्लियर हुआ? हाँ, पीडब्ल्यूजी और एमसीसी मैं आपको समझा रहा हूं। मैं यहां पर यह बताना चाहता हूं कि 1990 के दशक में जब हमने एलपीजी रिफॉर्म किया तो हमने जो है प्राइवेट कंपनीज के लिए बहुत सारे क्षेत्र खोल दिए, और 1990 के दशक में बहुत सारे माइनिंग के लाइसेंस भी दिए जो इन क्षेत्रों में, खासकर उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, जो आज छत्तीसगढ़ झारखंड बोला जाता है, हालांकि ये नए राज्य हैं, इनका गठन जो है सन 2000 में हुआ, 2000 में हुआ। वो भी एक कारण है कि ये जो रेडिकल एलिमेंट है ये एक साथ एकीकरण में क्यों आ गए, एकता में क्यों आ गए। तो एक तो ये समझिए कि 1990 के दशक में जो एलपीजी रिफॉर्म्स आए, उससे भारत में वेल्थ तो बढ़ी, लेकिन उस वेल्थ का डिस्ट्रीब्यूशन ठीक से नहीं हुआ। ये क्लियर हुआ? और डिस्ट्रीब्यूशन ठीक ना होने के कारण असमानता बढ़ी, और असमानता जब बढ़ती है तो जो वंचित वर्ग रह जाता है उसमें रोष बढ़ेगा कि घटेगा? वेरी गुड। उसमें रोष बढ़ेगा, उसमें गुस्सा बढ़ेगा, है कि नहीं? जो रेड कॉरिडोर में आप जानते हैं कि वहां पर बहुत सारे मिनरल्स पाए जाते हैं, वहां पर बहुत माइनिंग होती है। 1990 के दशक में एलपीजी रिफॉर्म में जब वो उन क्षेत्रों को ओपन कर दिया तो ये कंपनियां गई, और कंपनियों का मुख्य उद्देश्य होता है प्रॉफिट, ठीक है ना, और उसके लिए बहुत सारे नैतिक मूल्यों के साथ समझौते भी किए जाते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, ठीक है। तो ये जो क्रोध बढ़ा वंचित वर्ग में, इसका लाभ जो है वो कम्युनिस्टों ने उठाया। तो क्रोध बढ़ने से जो कम्युनिस्ट, रेडिकल कम्युनिस्ट थे, जो रेडिकल फैक्शन थे, उनको बल प्राप्त हुआ, क्योंकि समाज में सरकार के विरुद्ध या जो निजी कंपनियां हैं उनके विरुद्ध अगर रोष बढ़ेगा तो निश्चित तौर पर बहुत सारे लोग खड़े हो जाएंगे उस अत्याचार के विरुद्ध लड़ने के लिए। ये क्लियर हुआ? यहां तक क्लियर है? एक और चीज हुई कि सन 2000 में नए राज्यों की स्थापना हुई, बड़े राज्यों को तोड़कर दो छोटे छोटे राज्य बना दिए। सामान्य बुद्धि लगा के ये बताइए मुझे कि जब किसी भी बड़े राज्य को तोड़कर दो छोटे राज्य बना दिया जाता है और उसकी ब्यूरोक्रेसी और पुलिस फोर्स को उतने ही पद रखे जाते हैं, उतनी ही पोजीशंस रखी जाती हैं, तो उस पुलिस फोर्स और उस एडमिनिस्ट्रेशन की एफिशिएंसी बढ़ती है कि घटती है?
ध्यान से सुनिए, प्रश्न को ध्यान से सुनिए। देखिए, बना के बताना पड़ेगा। कभी-कभी लगता है कि मैं स्कूल के छात्रों को पढ़ा रहा हूँ। इसको ध्यान से देखिए। ये एक बड़ा राज्य है, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने गलत जवाब दिया। ये कोई भी राज्य लगा लीजिए, ये ए राज्य है। ए राज्य में कल्पना कीजिए कि पुलिस फोर्स में 100 व्यक्ति हैं। ध्यान दीजिएगा, पुलिस फोर्स में 100 व्यक्ति हैं। अब इस राज्य को तोड़कर बी और सी बना दिया जाता है। अब बी में भी उतने ही पुलिस वाले हैं और सी में भी उतने ही पुलिस वाले हैं। तो राज्य की शक्ति बढ़ती है या घटती है? बढ़ेगी। अब सबने बिल्कुल सही जवाब दिया है। तो ऐसा ही हुआ। राज्य छोटे हो गए नए राज्यों की स्थापना के बाद। ब्यूरोक्रेसी उतनी ही रही, आईपीएस अधिकारी उतने ही रहे, पुलिस फोर्स उतनी ही रही। तो जो एफिशिएंसी है वो पुलिसिंग की बढ़ गई। इससे जो है रेडिकल जो कम्युनिस्ट थे उनको खतरा पैदा हो गया। अब उनकी मीटिंग हुई और 1990 का दशक खत्म होते होते और सन 2000 में जब नए राज्यों की स्थापना हुई, तो ये रेडिकल एलिमेंट्स में एक जो है कंसेंसस बना, एक सहमति बनी कि भाई अगर अब सरवाइव करना है तो इसका एकमात्र तरीका है कि एक हो जाओ। ये क्लियर हुआ? तो 1990 के दशक खत्म होने के होते होते इनका एकीकरण शुरू होता है और वो एकीकरण पीक पर पहुंचता है। कब पहुंचता है? जब ये दो ग्रुप एक साथ आते हैं, दो मुख्य ग्रुप, और एक बहुत शक्तिशाली संगठन की स्थापना की जाती है। उसका नाम है सीपीआई माओइस्ट। ये कब होता है? ये होता है 2004 में। समझ आया? अब आपको ये जो बात बताई है ये आपको याद रखनी है कि सीपीआई माओइस्ट की स्थापना 2004 में सीपीआईएमएल पीडब्ल्यूजी और माओइस्ट कम्युनिस्ट सेंटर एमसीसी के मर्जर से हुआ। और जो माओइस्ट ताकतें हैं, जो रेडिकल ताकतें हैं, वो बहुत शक्तिशाली हो गई। ये क्लियर हुआ? अंडरस्टूड? यहां तक समझ में आया? अब देखिए, मैं आपको जो है आगे ये जो सीपीआई माओइस्ट है इसका ये स्ट्रक्चर जो है एक्सप्लेन करूंगा और आपको ये बताऊंगा कि ऐसा क्या है इस सीपीआई माओइस्ट में कि ये इतना बड़ा चैलेंज बन के सामने आई कि हमारे प्रधानमंत्री को ये बोलना पड़ा कि आंतरिक सुरक्षा के लिए सबसे बड़ा खतरा माओवाद है। क्लियर? एक चीज और है कि आपको जान के आश्चर्य होगा कि भारत जो है वो ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स में टॉप 10 कैटेगरी में रहा है। अभी हाल ही में इस साल, पिछले साल टॉप 10 से निकल के थोड़ा बाहर निकल गया है, 11वें 12वें 13वें स्थान पे। उससे ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो प्रश्न खड़ा होता है कि सबसे ज्यादा हिंसा कहाँ होती है? तो मैं आपको ये बता दूं, सबसे ज्यादा हिंसा जब ये अपने पीक पे था, माओवाद अपने पीक पे था, तो सबसे ज्यादा हिंसा सिक्योरिटी फोर्सेस के विरुद्ध माओवादी ही करते थे और उसमें ये सीपीआई माओइस्ट सबसे अग्रणी थी। ये क्लियर हुआ? समझ में आया? ठीक है, तो हम ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक के बाद जो है हम इस टॉपिक की चर्चा करेंगे।